गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना सप्लीमेंट्री पार्ट का जो आखिरी पेज है जिसमें है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में आज जो सबसे पहले है वो है सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन में पहले इन्होंने दिया है नोज के बारे में। हमारा जो नेसल पैसेज है इसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पर प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उस एपिथेलियम पर, जिसे कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है, उस पर मौजूद ऐसे रिसेप्टर यानी कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बाहर से एयर के साथ साथ आने वाली जो स्मेल नाम की चीज है उसको क्या करते हैं, उस सिग्नल को लेते हैं। वो सिग्नल क्या करता है, अब बाहर से जो ये स्मेल आती है वो किस फॉर्म में आती है, फ्यूम्स के फॉर्म में आती है। फ्यूम्स यानी कि गैसियस फॉर्म में वो आकर इन सेल्स के ऊपर अटैच होती है। अटैच होने के बाद इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब अपना सिग्नल कहाँ तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो अलग अलग चीजों को एनालाइज करने का काम करते हैं प्रीवियस मेमोरी के बेस पर, और अगर पहले की कोई मेमोरी ना हो उससे रिलेटेड तो नई मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई स्मेल हमें महसूस होती है तो हम कहते हैं कि ये उस चीज की स्मेल है, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई मेमोरी हमारे ब्रेन में पहले से थी। ठीक है, और अगर कोई चीज हम पहली बार स्मेल करते हैं तो वो उस चीज को हमारा ब्रेन मेमोराइज यानी कि रिकॉर्ड कर लेता है। और कौन से न्यूरॉन्स में करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स में कर लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद आगे आता है टंग के बारे में। टंग जो होती है ये भी डिजॉल्व केमिकल्स को सेंस करने का एक ऑर्गन है। जैसे कि नोज फ्यूम्स को सेंस करता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है, उसी तरह से टंग का फंक्शन ये होता है कि खाने के साथ साथ आने वाले जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स हैं उनको सेंस करे और सिग्नल कहाँ तक भेजे, ब्रेन तक। टंग में जिस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर। जैसे नोज के जो रिसेप्टर्स थे उनको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। और जैसा कि तुमने सुना भी होगा कि टंग जो होती है, हमारी टंग में अलग अलग जोन्स होती है। अलग अलग तरह के टेस्ट को महसूस करने के लिए टंग में अलग अलग जोन्स होती है। यानी कि स्वीट के लिए अलग जोन, स्वीटनेस वाली सेंस को महसूस करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो टंग की अलग जोन में पाए जाते हैं। उसी तरह से अलग अलग टेस्ट का होता है, स्वीट, साउथ, ठीक है, यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा। ठीक है, और इसके बाद एक और आता है जिसे कहते हैं सॉल्टी। ये अलग अलग तरह के चार टेस्ट हैं जिसके लिए अलग अलग एरिया में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पर। टेस्ट बर्ड्स असल में क्या है, छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन है कि डिजॉल्व केमिकल्स के रूप में बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनको सेंस करना यानी कि महसूस करना, और उसके बाद सिग्नल किसको भेजना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी आर फंक्शनली सिमिलर। क्योंकि जब हम किसी चीज को खाते हैं तो उस समय हमें उसकी स्मेल भी महसूस होती है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी है, जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो अगर उसकी स्मेल अच्छी है तो हमारे मुंह में पानी भी आता है। ठीक है, द टंग डिटेक्ट्स द टेस्ट थ्रू टेस्ट बड्स कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स। विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक, ब्रेन इंटीग्रेट्स डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड द कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन अपने पास पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। जैसे कोई स्मेल सूंघकर हम ये बता देते हैं कि ये बदबू है या खुशबू है ना, तो वो किस आधार पर है, वो इसी आधार पर है। अब बढ़ते हैं आगे।
आगे दिया है इन्होंने एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है एक्रोमेगेली। नेक्स्ट जो डिजीज है उसका नाम है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, ये एक्रोमेगेली क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एक्सेस होने लगे, वो भी पर्सन जब मिडिल एज में पहुंच चुका है, यानी 18 की एज को वो क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स के एजेस हैं, वो डिसफिगर हो जाते हैं। बोन्स के एजेस, सपोज करो ये बोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल कंडीशन में सिक्रीट होती तो ये बोन का इलोंगेशन होता है ना, व्यक्ति की हाइट बढ़ती या लिम्स लंबे होते। लेकिन अगर उसकी मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होगा, तब इसके ये जो एंड्स हैं, बोन के एंड्स, ये क्या होने लगेंगे? ये ब्रॉड होने लगेंगे, और इसकी वजह से फैक्ट फिर क्या होगा? हड्डियों का डिसफिगरमेंट, यानी कि उनकी शेप बिगड़ जाएगी। इस चीज को एक्रोमेगेली कहते हैं, है ना। अब एक्रोमेगेली के लिए देखो क्या लिखा है, एक्रोमेगेली में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगी? फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, जटिलताएं व्यक्ति में आ जाती हैं। किस तरह की जटिलताएं हैं? प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अनचेक्ड का मतलब है कि अगर इस पे नियंत्रण ना पाया जाए, यानी कि अगर बोन्स इसी तरह से डिसफिगर होती रहे, तो व्यक्ति की प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। इस डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, और अनडिटेक्टेड कई सालों तक ये रह जाता है, अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फिगर बिकम नोटिसेबल, है ना। जब बाहर से ही दिखने लगता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, तभी जाकर हम फिर टेस्ट कराते हैं कि अरे ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्रोमेगेली है। अगर व्यक्ति को अपनी ग्रोथ के ड्यूरेशन में एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो, तो उस कंडीशन में उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, यानी कि व्यक्ति की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है। और अगर मिडिल एज में होता है तो उसे एक्रोमेगेली कहते हैं। इसके बाद आता है अगला डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इससे पहले हमने जो डायबिटीज पढ़ा था, जो कि इंसुलिन के लेस सिक्रीशन यानी हाइपोसिक्रीशन से था, उसको नाम दिया गया था डायबिटीज मेलिटस। ये है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस कब होता है? जब व्यक्ति में ज्यादा यूरिन सिक्रीट होने लगे, है ना, क्योंकि ज्यादा यूरिन सिक्रीट होना भी एक तरह का क्या इंडिकेटिव है कि डायबिटीज हो रहा है ना। वो वाले डायबिटीज मेलिटस में भी ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट होने लगता है। इस केस में क्या है कि इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। एडीएच नाम का जो हार्मोन है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है वैसोप्रेसिन से, सॉरी इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वैसोप्रेसिन, और ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसके नाम में लिखा है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी मतलब अगेंस्ट, हार्मोन मतलब तुम्हें पता ही है, और डायूरेसिस का डायूरेटिक बना है डायूरेसिस से। डायूरेटिक ये देखने से ही क्या लग रहा है कि एडजेक्टिव है ना, और ये कौन से नाउन से बना है? ये डायूरेसिस से बना है, और डायूरेसिस का मतलब होता है पैसेज ऑफ यूरिन, जो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करे, जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल कर दे, ऐसे हार्मोन को कहेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना, डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन का ये फंक्शन होता है। लेकिन अगर ये हार्मोन कम रिलीज होने लगे, यानी इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर उस केस में यूरिन ज्यादा रिलीज होने लगेगा, उसी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि उससे ज्यादा वाटर रिलीज होने लगता है किडनी से, और उसकी वजह से व्यक्ति में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है।
डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर या वाटर की कमी। अब आते हैं अगले हार्मोनल डिसऑर्डर पे, जिसका नाम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। नेक्स्ट डिजीज का नाम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। अब देखो एक्सोप्थेल्मिक क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, थायराइड नाम का हार्मोन एक्सेस में एक्टिव है ना, और उसकी वजह से वो एनलार्ज भी हो गया है और ज्यादा बड़ा भी हो रहा है, और साथ में ज्यादा वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज भी कर रहा है। इसकी वजह से फिर क्या क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ये इसका पहला फीचर है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स का मतलब है कि आंखें बाहर को निकली हुई लगती है ना। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज्ड बीएमआर, यानी कि व्यक्ति की जो मेटाबॉलिक रेट है वो अत्यधिक तेज, मेटाबॉलिज्म की गति यानी कि उपापचय जिसे हिंदी में कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसकी गति बहुत तेज हो जाती है और उस व्यक्ति में वेट लॉस भी होने लगता है ना। तो ये सारी चीजें हमें एक्सोप्थेल्मिक के गॉइटर के केस में देखने में आती है। इस डिजीज का दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर है उसका नाम है एडिसन्स डिजीज, ADDISON, एडिसन्स डिजीज। ये डिजीज का नाम इस बेसिस पर है कि इसको सबसे पहले डिस्कवर एडिसन ने किया था, और इन्होंने ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स अगर कम सीक्रेट हो तो उस केस में जो डिजीज आता है उसका नाम एडिसन्स डिजीज है। अब इसके फीचर्स क्या है, अंडर प्रोडक्शन है हार्मोन्स का कॉर्टेक्स वाले, अंडर प्रोडक्शन यानी कि ये क्या हुआ, हाइपोसिक्रीशन है। हाइपोसिक्रीशन है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन है। और तुम्हें पता होगा कि जो कॉर्टेक्स होता है वहां के जो हार्मोन्स है उनका फंक्शन क्या है, मिनरल्स को, वाटर को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो इसमें अगर इन हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन यानी कि हाइपोसिक्रीशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर हो जाएगा और उसमें आ जाएगी एक्यूट वीकनेस। एक्यूट वीकनेस यानी कि उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाएगा। और वीकनेस के बाद फटीग, वीकनेस के साथ साथ फटीग। अब जब कमजोरी आती है तो थकान भी जल्दी होती है ना, तो इसके साथ साथ फटीग भी जुड़ा हुआ है। इसी डिजीज का नाम है एडिसन्स डिजीज, ठीक है। तो ये थे अलग अलग तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जिसमें किसी में हाइपो था, किसी में हाइपर सिक्रीशन था, और इस तरह से ये होता है हमारा फिनिश।